नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट के जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र आया हुआ है हम उसको एक एक करके देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है साथियों सीटेट का वो 20 अगस्त को होना सुनिश्चित हुआ है और कल हो सके कल तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो साथियों चलिए इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे अगला प्रैक्टिस सेट जो हमारा जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस चीज को आप जरूर देख के जाइए साथियों। चलिए देखते हैं आज कैसे कैसे प्रश्न आपको सीडीपी में देखने को 30 जो प्रश्न आते हैं कैसे कैसे हैं आए हुए हैं, उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। दिया विकास के बारे में बात करता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनकी योग्यताओं का वर्णन करते हुए कि जो पारस्परिकता बनी हुई रहती है, फिर भी निम्न विकास का कौन सा सिद्धांत होता है व्यक्तियों के अपने और जो दूसरों के कार्य व्यवहारों, जो उनका जो दूसरे व्यक्ति होते हैं और अपने व्यक्ति जो मतलब स्वयं होता है उनका व्यवहार का जो अध्ययन करता है वो कौन सा विकास का सिद्धांत कहलाता है। क्या वो भाषा विकास सिद्धांत कहलाता है, क्या वो नैतिक विकास का सिद्धांत होता है, क्या वो शारीरिक विकास का होता है, या फिर सांस्कृतिक विकास को। भाषा विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, शारीरिक विकास का भी बात नहीं है, सांस्कृतिक की कोई बात कर रहा है, स्वयं की और दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानने की। तो हमारा किससे होगा, एक नैतिक विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो दिया है वही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में जानना और स्वयं के बारे में जानना वो कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो नैतिकता के अंतर, उसकी नैतिक चीजों के बारे में, उनके आचरणों के बारे में जानना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन ए विकास पूर्वानुमेय है, बी कहता है देखिए विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, सी कहता है विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, और डी ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका इसमें जो दिया है, देखिए विकास पूर्वानुमेय, ये बात तो सही नहीं है क्योंकि सिर से पैर की बात कर रहा है ये। तो परिपक्वता और सीखने का उत्पाद विकास बच्चों की दर विभिन्नताएं नहीं, विकास क्या होगा, एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो शिरादमुखी जैसे बच्चे का क्या होगा, इसमें पहले सिर बढ़ेगा, सिर होगा, इसके बाद पैर धीरे धीरे क्या अनेक जो उसके अंग होते हैं उस पर वो क्या करता है, पकड़ अपना मजबूत बनाता चला आता है। इसी प्रकार ऑप्शन हमारा जो देखिए सी दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, विकास शिरोधमुखी अर्थात सिर से पैर की तरफ कार्य चलता है। ऑप्शन सी दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन देखिए दिया है अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करनी चाहिए। मतलब जो अभिभावक होते हैं उनको बाल्यावस्था जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए चर्चा में शामिल करना चाहिए। सही बात है, कथन जो बच्चे होते हैं अगर जो गार्जियन होते हैं उनको क्या करना चाहिए, स्कूल में जो बाल्यावस्था जो बच्चे होते हैं उनको क्या कोई भी चर्चा होती है उसमें शामिल करना चाहिए। बात सही है। तर्क देखिए कहता है बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो सही बात है, बाल विकास जो होता है पारिवारिक, जितना पर्यावरण हमारे पारिवारिक परिवेश भी, जितना आनुवंशिकता का प्रभाव होता है बच्चे पर उतना हमारे पर्यावरण पारिवारिक जो समाज होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से अगर कथन देखिए हमारा सही करा, बिल्कुल सही कथन है, और कथन की व्याख्या भी देखिए कर रहा है। बाल विकास जो हमारा पारिवारिक परिवेश है ये तर्क सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि बाल विकास जो बच्चे का जो जन्म होता है उसके बाद से परिवार क्या होता है उसे प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इसी प्रकार अपने पर्यावरण अपने समाज में रहकर काफी चीजों को सीखता है। तो ऐसे हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन पहला ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है, ए की जो सही व्याख्या करता है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त, मतलब वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदीगामक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था। ठीक है, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो क्या हमारा दिया है कि बच्चा वर्ग समावेशन की जो अवस्था अवधारणा होती है बच्चे में किसके दौरान होती है, क्या वो संवेदीगामक, बिल्कुल नहीं, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त ये नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जीन पियाजे तीसरी अवस्था जो मानी जाती है इसी के अंतर्गत क्या होता है ये
होता है। ये कितने से कितने वर्ष चलती है? 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसी के अंतर्गत बच्चा द्रव्यमान संरक्षण और क्षेत्रफल इत्यादि चीजों में क्या करता है? भेद को स्पष्ट करना सीखता है। तो ऐसे में देखिए हमारा ऑप्शन जो सही होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला वाला ही जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा देखिए दिया है। दिया हुआ देखिए, जीन ब्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? मतलब जीन ब्याजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो परिकल्पनात्मक रूप से क्या करते हैं? सोचने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं। ऑप्शन ए दिया है संवेदी गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी गामक जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या करता है? वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है, चमक शोर इत्यादि चीजों में क्या होता है? भेद स्पष्ट नहीं कर पाता। पूर्व संक्रियात्मक बात नहीं है। मूर्त में अभी हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान इत्यादि के बारे में संरक्षण प्राप्त करता है। डी वाला देखिए ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? परिकल्पनात्मक क्या कर रहा है? परिकल्पनात्मक रूप से वो क्या कर रहा है? सोच रहा है, किसी भी वस्तु के प्रति क्या कर रहा है? परिकल्पना बनाकर उसके बारे में वो अध्ययन कर रहा है। ऑप्शन हमारा डी जो दिया है वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, देखिए क्या कहता है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? मतलब लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बात करता है, विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास जो हमारा जेडपीडी होता है उसके मदद पाने करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? एक बच्चे को क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए दिया, क्या उसे दंड देना चाहिए, बी है पुरस्कार देना चाहिए, सी है पार्ट या स्कैफोल्डिंग इसी को कहते हैं, और डी है नकारात्मक। तो नकारात्मक प्रतिपुष्टि तो दे नहीं सकते, निगेटिव फीडबैक। पुरस्कार की बात नहीं है ना यहाँ पर दंड, लेकिन उसको क्या, एक बच्चा जो हमारा है उसको अगर उसके अनुसार विद्यार्थियों मतलब जिन जो हमारे लेव वाइगोस्की है उनके अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए समीपस्थ क्षेत्र में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बच्चे को इसका फोल्डिंग पार्ट, जिसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है? अपने बड़ों से सहयोग करके क्या होता है? वो कोई भी चीजें क्या होती है नीचे से ऊपर, मतलब क्या होता है शिखर तक पहुंचता है, वहां पर जाकर क्या करता है? अपनी समस्याओं का वो क्या होता है? समाधान करना शुरू कर देता है। ऐसे में एक बाहरी सहयोग के रूप में उसे दिया जाता है, जिसे इसके फोल्डिंग या पार्ट या ढांचा निर्माण इत्यादि के नाम से इसको जानते हैं। हमारा सी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, लेव वाइगोस्की ने विकास में वृद्धि हेतु के इस्तेमाल पर बल दिया है। मतलब विकास में वृद्धि हेतु किसके इस्तेमाल पर बल दिया? ऑप्शन ए शारीरिक और पारस्परिकता के इस्तेमाल पर, बी है नैतिक और पुरस्कारों के इस्तेमाल पर, सी कहता है सामाजिक स्मृति सहायक विधियों पर बल दिया है, डी है संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। तो आपको पता होगा लेव वाइगोस्की जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में किस चीज पर सबसे अधिक सांस्कृतिक, इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ऐसे में इन्होंने बच्चे में क्या पहले संज्ञानात्मक, इसके बाद क्या कहा? संज्ञानात्मक रूप से बच्चे क्या कहता है? और सांस्कृतिक उपकरणों के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। ऑप्शन हमारा देखिए जो डी दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बाकी शारीरिक परिपक्वता, नैतिक पुरस्कार, सामाजिक स्मृति सहायक विधियों के बारे में उन्होंने नहीं की, लेकिन सबसे सटीक उत्तर बात करें संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं बच्चे को जो चीजें मिलती हैं अपने समाज से उनके बारे में इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए कॉर्नाड लॉरेंज ने, बी है सिगमंड फ्रायड ने, सी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और डी है एरिक एरिक्सन ने। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो सिद्धांत है बहुत प्रचलित सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? लॉरेंस कोहलबर्ग का ये सिद्धांत है, जिन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चरण और 6 सोपान उसके अंतर्गत ये बताए हैं। जैसे इनका चरण होता है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर। इसके बाद उन्होंने उस सिद्धांत में दो क्या होते हैं चरण को बांटा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नैतिक विकास के सिद्धांत के जो ऑप्शन सही होता है हमारा कौन सही होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला देखते हैं प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, कथन ये भी दिया देखिए, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। जो क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम होता है क्या इसको बाल केंद्रित अधिगम माना जाता है? बात तो देखिए सही लग रही, लेकिन तर्क देखिए क्या कहता है, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। क्या शिक्षण जो शिक्षक होते हैं हमारे वो क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं? क्या बात ये सही है आपकी? तो तर्क क्या होता है? गलत होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका वो क्या करते हैं निभाते हैं।
तो ऐसे में हमारा तर्क गलत माना जाएगा। लेकिन क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को हम बाल केंद्रीय शिक्षण अधिगम कह सकते हैं, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षण अधिगम में बच्चों को कोई भी चीजें करके सिखाया जाता है। तो क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम भी इसी तत्व जो हमारा तर्क होता है इसी पर बात वो करता है कि बच्चा क्या करता है, कोई भी चीजों को करके वो सीखता है। तो ऐसे में देखिए, जब पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही है, ये तो ऐसे ही कट गया, दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं, ए सही है लेकिन आर। देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन में देखिए सही दिया है, ए सही लेकिन आर क्या होता है यहाँ पर गलत होता है। ऑप्शन हमारा सी जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ए सही है लेकिन आर क्या होता है गलत होता है। यही हमारा आंसर सही दिया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बी है बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, सी है बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, डी है सभी व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर एक समान होता है। क्या सभी व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर एक समान होता है? ये तो बात आपकी गलत है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, ये भी बात गलत है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये भी बात गलत है। लेकिन सटीक उत्तर अगर बात करें, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है, फ्रेम्स ऑफ माइंड उनकी पुस्तक का नाम था, 1983 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि एकाकी ना होकर भिन्न भिन्न रूपों में होती है, अर्थात सभी व्यक्तियों में बुद्धि का जो विशेष अंग पाया जाता है, बुद्धि जो पाई जाती है वो क्या होती है भिन्न भिन्न रूपों में होती है। तो ऐसे में हमारा जो, और इन्होंने बुद्धि को मुख्य 9 प्रकार में बांटा है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन ए जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है लेव वाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं। जो लेव वाइगोस्की हैं वो भाषा को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शन ए दिया है भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक होती है। क्या भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक होती है? तो ऐसे गलत हो गया। बी है भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, सही बात है, हो सकती है। अगला देखते आगे देख लेते हैं, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, ये भी तो गलत हो गया। भाषा जैविक परिपक्वता के एक नगण्य अंश है, तो ये कहां से सही होगा? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब ये क्या होता है गलत। लेकिन सबसे सटीक उत्तर देखिए, अगर लेव वाइगोस्की सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत ने जो बात कही है कि भाषा एक सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करता है, मतलब अधिगम को सुदृढ़ और अच्छा बनाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है, देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? तो ऑप्शन बी वाला जो दिया वही सही है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किससे बढ़ावा देता है? मतलब लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े बढ़ावा देने के लिए, देखिए बात किसको करता है, किसे बढ़ावा देता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये सीटेट का, इसको ध्यान से देखिएगा कि बात किसके लिए करता है। लड़कों के लिए बात करता है नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े, किसको बढ़ावा दे रहा है? क्या वह लिंग रूढ़िबद्धता को, लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण को दिखा रहा है, या फिर लिंग तरलता को या लिंग चयन को? तो लिंग चयन की बात ही नहीं कर रहा, ना लिंग तरलता और आनुवंशिक लक्षण, बल्कि क्या कर रहा है लिंग रूढ़िवादिता को यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है, जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स का नाम जानते हैं। हमारा ऑप्शन जो ए वाला दिया वही क्या होगा सही होगा, क्योंकि ये हमारे समाज में चली आ रही है जैविक संरचना है जिसके बारे में ये बातें कही गई है। तो ऑप्शन हमारा जो सही होता है ऑप्शन ए जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देता है, देखिए क्या है, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए दिया शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो, बी कहता है छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए जाएं, सख्त नियम तो नहीं बना सकते, सी कहता है सीखने में सुधार के अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। बिल्कुल बात सही है, इन मतभेदों के बारे में ध्यान न देकर, तो ये सब बातें व्यक्तिगत अंतर कम हुई, ये सब बातें क्या होती है गलत होती हैं आपकी, इन मतभेदों के बारे में ध्यान न देना ये भी गलत है। लेकिन सबसे सटीक उत्तर बात करें तो कौन सा हमारा होगा कि दिया हमारा, देखिए ऑप्शन दिया सीखने में सुधार के लिए शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभव को जब शामिल करेंगे तो क्या होगा, सीखना हमारे लिए क्या होगा सुसाधित होगा। ऑप्शन सी जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा, देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखिए ए दिया है विद्यार्थियों का नामीकरण करना, बी है समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, सी है विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना, और डी है
कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन करना। तो अवरोधन करना ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद विद्यार्थियों का नामीकरण करना, लेवलिंग करना, ये भी नहीं होगा। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, मतलब जो बच्चे तेज है उनको अलग करना, जो कमजोर उनको अलग करना, ये भी बात नहीं है। बल्कि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, उन्होंने कौन कौन सी चीजें कहां तक सीखी है, इसके बारे में क्या होता है समझना, और उसको सही करना, क्या क्या चीजें होती हैं। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। मतलब मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। ऑप्शन ही दिया है, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। बी कहता है रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है। सी है व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है। और डी देखिए क्या कहता है, सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन के रूप में बदल जाता है। तो बात किसकी करता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करने के मूल्यांकन की प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार बदलाव लाती है। तो रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन, तो ऐसे गलत हो गया, सी भी आपका गलत, डी भी। लेकिन ऑप्शन देखिए पहला ही हमारा क्या होता है, सही हो जाता है कि अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। ऑप्शन ए जो दिया वही क्या होगा हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है हाशिए पर स्थित वंचित जो बच्चे होते हैं, वंचित वर्ग के हाशिए पर स्थित वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए ए दिया है, सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। आंसर तो शायद हमको ही मिले, क्योंकि वंचित वर्ग से अगर आज बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सही दिया है, सभी छात्रों के बीच अपनेपन बढ़ावा देना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। कहां से कमजोरी की उजागर करेंगे, तो गलत हो गया। उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना, तो स्टैंडर्डाइज उनको नहीं करना हमको। हमारा ऑप्शन पहला ही सही होता है। देखिए क्या दिया है कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी छात्र किसी भी संस्कृति से कहीं से भी कोई भी चीजें करके आता है, ऐसे हमारा जो ए ऑप्शन दिया वही क्या होगा सही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है सभी को एक प्रकार एक समान शिक्षा देना। ऑप्शन जो हमारा सही है वो क्या होता है, ये जो वाला दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। दिया है कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए पहला हमारा दिया है, जानकारी का मौखिकरण विवरण देना चाहिए। बात देखिए किसकी कर रहा है, तो दृष्टिबाधिता से। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है साथियों, जानकारी का मौखिकरण विवरण देना चाहिए। बी है संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। भाई दृष्टिबाधिता उनको क्या चार्ट दिखाना चाहिए, तो बात ऐसे गलत हो गया। दृष्टिबाधिता जिनको मतलब दृष्टिबाधिता मतलब जिनको दिखाई न देता हो, या फिर कह सकते जो आंशिक रूप से जिनको दिखाई देता हो उन्हें दृष्टिबाधिता के अंतर्गत देखा जा सकता है, रखा जा सकता है। अगली बात है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो संकेत के माध्यम से उनको अगर सिखाएंगे उनको दिखाई कैसे देगा। ऑप्शन डी कहता है उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। अब भाई अब उनकी तरफ बार बार क्या उनको देख पाएंगे, उनकी तरफ अगर बार बार देखेंगे तो बताइए। तो ऐसे बच्चे देखिए जो सही होता है सबसे सटीक उत्तर। अगर दृष्टिबाधिता के बारे में अगर बात करें, हमारी समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी बच्चे क्या होते हैं हमारे लिए एक समान होते हैं। तो ऐसे में अगर सबसे जरूरी जो बात होगी ऑप्शन ए वाला देखिए दिया है कि दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जानकारी का मौखिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए ऐसे विद्यार्थियों के अंतर्गत, जिससे क्या करें वो उस चीज को समझ पाए, आसानी से उस चीज को समझ ले। तो साथियों हमारा सही होता है जानकारी का मौखिक विवरण, ऑप्शन ए सही होगा। बाकी सांकेतिक भाषा उनकी तरफ बार बार देखना ये सब चीजें सही नहीं है, तो ऑप्शन जो ए दिया वही सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्प देख लीजिए। इसके जब भी ये प्रश्न सॉल्व करिएगा तो इंग्लिश को जरूर देख लीजिएगा, डिस्लेक्सिया जो दिया आपका इसमें इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया देखिए लेख के बोध कठिनाई, मतलब बी है चलने में कठिनाई, सी है मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, और डी है खाने में कठिनाई। तो भैया डिस्लेक्सिया किसकी बात करता है, ये भी सीटेट का बहुत फेमस प्रश्न है। तो खाने में कठिनाई नहीं होती है, मौखिक संप्रेषण में भी नहीं होती, चलने में, लेख के बोध मतलब जो लिखा रहता है उसको पढ़ने में क्या होती है, इसमें कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो ऐसे हमारा ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए वाला जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया आगे। दिया है प्रश्न
वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। मतलब वंचित वर्ग से जो बच्चे आते हैं तो उनकी शिक्षा के समाधान के लिए स्कूल में कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है हमारा कि विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। बी है कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना। सी है उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश करने के लिए बाध्य करना। डी है उन्हें उसी स्कूल के लिए अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो अभी हम प्रश्न को जो हम लोगों ने देखा, हमारे इससे पहले जो प्रश्न था सेम उसी तरह प्रकार से ये प्रश्न है। तो अलग सेक्शन में पढ़ाना ये हमारी समावेशी शिक्षा नहीं करती है। उन्हें किसी विशेष स्कूल में बाध्य भी करना, या फिर क्या कहता है कक्षा के सभी बच्चों के समान शैक्षिक कार्य। क्योंकि देखिए यहाँ पर वंचित बच्चों की सहायता की बात कर रहा है, तो बच्चों के चयन में क्या करना चाहिए, जब वो कक्षा कक्ष में आ रहे हैं तो ऐसे में चयन में उनको लचीलापन जो हमारा होता है, फ्लेक्सिबल जो हमारी स्टडी प्रदान करना चाहिए। बच्चों को क्या करना, लचीलापन जो पाठ्यक्रम होता है उसको प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन जो सही होगा हमारा ए वाला ऑप्शन देखिए जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करना। क्या उसको डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हतोत्साहित नहीं करना है, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। बात सही है। अगली देख ले, इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दो। मतलब स्कूल काउंसलर को इसकी रिपोर्ट क्यों दी जाए। मतलब वो जिस हाथ से लिखते हैं उससे भाई पूरी स्वतंत्रता है उस हाथ से लिखने की, भी गलत हो गया आपका। डी है उसे दाहिने हाथ का प्रयोग करने के लिए मजबूर करे। तो ये सब बातें क्या होती हैं, नकारात्मक रूप से यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आपका जो आंसर सही होता है वो आपके बी वाला ऑप्शन सही है कि क्या कहता है उसे अपनी पसंद का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो बाएं हाथ से लिख रही है तो बाएं हाथ से लिखने की उसे पूर्ण रूप से पूरी स्वतंत्रता है, और दाएं हाथ से लिख रही है उसके लिए भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ऑप्शन सही होता है हमारा बी वाला जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम क्या है। कथन दिया है एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए कथन क्या कहता है कि एक अध्यापिका द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं उनको समूह में कार्य करने के लिए, किसी विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। कथन तो देखिए बिल्कुल सही है। तर क्या कहता है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाई बिल्कुल सही बात है कि अधिगम क्या होता है, जो कुछ भी बच्चा पहले सीखता है अपने परिवार अपनी समाज से वो क्या करता है सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ऐसे हमारा कथन और तर्क क्या हो, दोनों बातें क्या होती है साथियों यहाँ पर सही दी हुई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों से आर सही व्याख्या करते हैं एक ही। ऐसे हमारा पहला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन ए जो दिया वही तर्क और कथन के बारे में दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होते हैं। ऑप्शन ए जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन देखिए ए दिया हमारा ए वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, क्या उदाहरण का, बी है गैर उदाहरण का, सी है समरूपता का और डी है नकारात्मक पुनर्वरण का। तो नकारात्मक पुनर्वरण की बात ही नहीं करता। अगर अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा हम बच्चों के सामने उदाहरण देकर प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर उदाहरण या फिर समरूपता जो हमारा एनालॉजिक्स होता है उसके द्वारा भी क्या होता है बच्चे के अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं साथियों। तो ऐसे हमारा ऑप्शन देखिए डी वाला गलत है, मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। बाकी जिसमें दिया है देखिए 1 2 3 हमारा जो तीसरा ऑप्शन दिया है सी वाला यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। क्योंकि बात क्या है तीनों बातें उदाहरण देकर उनके अर्थपूर्ण अधिगम को गैर उदाहरण और समरूपता जो होता है उसके भी द्वारा क्या करता है बच्चे का अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए पहला दिया है केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन के रूप में, बी दिया है देखिए साथियों वास्तविक जीवन से वियोजित करके, सी है शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम और डी है वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता और संपर्क का परिणाम। बिल्कुल सही बात है आपका कि संरचनावादी कक्षा में केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, ये तो ऐसे गलत है। वास्तविक जीवन से वियोजित मतलब डिस्कनेक्ट करके हम नहीं कर सकते हैं। और सी देखिए शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम ये भी नहीं होगा। लेकिन डी वाला ऑप्शन देखिए सही है बिल्कुल कि वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम जो स्थापित करके हम बच्चे के अंतर्गत क्या करते हैं संरचनावादी अधिगम को देख सकते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा जो डी दिया वही क्या होगा पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कहता है निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी।
निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन देखिए ए दिया है, जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। बी देखिए क्या कहता है, जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, क्या जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? सी देखिए, जानकारी को से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। और डी है, जानकारी को बिना किसी संदर्भ प्रस्तुत करना। ये सब बातें गलत है आपका साथियों। आपका देखिए क्या सही होता है कि जानकारी कोई विद्यार्थियों के अंदर कोई युक्त विद्यार्थी जानकारी को लंबे समय तक याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जानकारी को संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। जैसे कोई भी चीजें होती है, बच्चे को हम क्या करें, अगर कक्षा में उनको चित्र के माध्यम से बताया जाए, पहले उनको चित्र दिखाया जाए, उसके पार्ट दिखाया जाए, बाद में बच्चा अपने घर पर अपने समाज में जाएगा, उसका अनुभव करेगा, वो देख कर क्या होगा, सीखेगा। तो ऐसे में बच्चा कोई भी चीजों को लंबे समय तक याद कर सकता है आसानी से। ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा सही होता है इसमें, कि ऑप्शन जो दिया हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, क्या देखिए कहता है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसको ध्यान दीजिएगा, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए, समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। तो प्रेरित करना चाहिए, ये तो बात सही है, बचने की बात कर रहा है। विद्यार्थियों के समस्या विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बातें सही, ये भी बातें सही आपकी। सी कहता है विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, ये भी सही है। डी कहता है विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वह कार्य को जैसे भी हो जल्दी करे, तो ये बातें गलत है आपकी। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि विद्यार्थियों को ऐसा नहीं प्रेरित करना है कि भाई जो कार्य हो उसको आप जल्दी से करिए, भले से वो गलत कर दे। तो ये बातें आपकी क्या होगी, अगर बचना चाहिए तो हमारा जो पूछा है ऑप्शन डी वाला जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को, विद्यार्थियों की त्रुटियों के संदर्भ में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। बी है, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। सी है, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। और डी है, त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए। त्रुटियों को उपेक्षा करना, दंड द्वारा त्रुटियां, नकारात्मक, ये सब बातें गलत है, बल्कि सबसे सटीक उत्तर हमारा होगा देखिए सी वाले में क्या कहता है, आप देखिए पढ़िए उसको, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से बच्चों में त्रुटियां हो रही है या हुई है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो सी दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञान और भावनाएं। संज्ञान और भावनाएं क्या है, किस रूप में जुड़ी हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित हैं। सी कहता है एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। डी, वातावरणीय कारकों द्वारा ही प्रभावित नहीं होती हैं। तो वातावरणीय कारकों द्वारा, आनुवंशिकता, दोनों के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो बी कहता है देखिए एक दूसरे से कभी कभार संबंधित, ये बात नहीं, बल्कि क्या होता है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। भावनाएं जो होती है हमारे, क्या होती है, हमारे मतलब दिल से जुड़ी होती है। जैसे कोई चीज, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, गुस्सा, ये सब चीजें क्या होती है, भावनाओं के। और संज्ञान के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, कोई भी चीजों को समझता है, तर्क करता है, वितर्क करता है, चिंतन करता है, वो अपनी संज्ञान से वो चीजें जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे में हमारा जो ऑप्शन सी होगा देखिए सी वाला ऑप्शन, ये सब दोनों क्या होती है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती है। ऑप्शन सी वाला जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? ऑप्शन ए, उच्च आत्मसम्मान का भाव। बी, अधिगम निस्सहायता। और सी है, सकारात्मक आत्म अवधारणा। और डी है, आत्म प्रभावकारिता वृद्धि। तो एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं को ही क्या मानता है, अपनी कारण को, कमी को मानता है, तो ऐसे में उसके अंदर क्या होगा, जो लर्निंग हेल्पनेस होगी, मतलब अधिगम निस्सहायता, वो मानता है बार बार कि हमसे ये चीजें नहीं होगी, इसलिए हमको क्या कर, बार बार असफलता ही मिलती है। कार्यों को करता है, उसके बाद भी उसको यही लगता है हम ये जो कार्य कर रहे हैं इससे हमको क्या होगी, असफलता ही महसूस होगी, असफलता ही मिलेगी। तो ऐसे में उसके अंदर क्या होगा, अधिगम निस्सहायता, जिसे हम लर्निंग हेल्पनेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया? ऑप्शन ए है बहुविषयकता शिक्षा पर, बी है कठोर पाठ्यक्रम पर, सी है योगात्मक आकलन पर, और डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता होगा परीक्षा केंद्रित बात नहीं करती है, योगात्मक आकलन और कठोर पाठ्यक्रम बल्कि बहुविषयकता, बहुभाषिकतावाद पर बात करती है। ऑप्शन ये बच्चा क्या होता है, बहुविषय मतलब कोई भी
मतलब अनेक प्रकार के अलग अलग विषयों को लेकर वो क्या करता है, सीख सकता है। ये बातें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। किसके रूप में? नकारात्मक रूप में। देखिए, कुपोषण करता है, उत्सुकता करता है, अभिसंज्ञान करता है, या फिर महारत उन्मुखी लक्ष्य। तो महारत उन्मुखी लक्ष्य बच्चों में क्या उत्साहन भाई बढ़ावा देता है। अभिसंज्ञान मतलब बच्चे उसके बारे में तर्क वितर्क सोचते हैं संज्ञान से। उत्सुकता भी क्या करता है, क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि कुपोषण जो होगा ये क्या होता है, अधिगम को नकारात्मक प्रदान करता है। तो साथियों ये थे हमारे 30 प्रश्न जो क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वीडियो को हमारे शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।